कहानी की शुरुआत में हमें राजा की पालकी दिखती है, जो कोई मामूली राजा नहीं था बल्कि एरिक था, दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट। उसने खुद को भगवान समझ रखा था और इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह गुलाम बनाकर रखता था। उसकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब भी उसका शरीर पुराना पड़ता वो एक पिरामिड में जाकर छिप जाता। उसके 4 वफादार बॉडीगार्ड्स पूरी दुनिया छान मारते ताकि उसके लिए एक नया और जवान शरीर ढूंढ सके। इस बार वे एक ऐसे म्यूटेंट को पकड़ कर लाए जिसके पास सेल्फ हीलिंग की गजब की पावर थी। एरिक के पास ढेरों शक्तियां थीं, क्योंकि वो जिस भी नए शरीर में जाता उसकी पावर भी चुरा लेता। आत्मा बदलने का रिचुअल शुरू हुआ। जैसे ही पिरामिड से कपड़ा हटा, एक सुनहरी रोशनी जल उठी और पिरामिड के अंदर आत्मा बदलने का मंत्र शुरू हुआ। इस वक्त एरिक अपनी सबसे कमजोर हालत में था। इसी मौके का फायदा उठाकर बरसों से जुल्म सह रहे गुलामों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने पिरामिड के बड़े बड़े पत्थरों को रोकने वाली लकड़ियों को काट दिया। भारी भरकम पत्थर तबाही मचाते हुए नीचे गिरने लगे। अंदर भगदड़ मच गई। एरिक के बॉडीगार्ड्स ने गद्दारों को रोकने की कोशिश की और शुरू हुआ महाभारत। एक पल के लिए बॉडीगार्ड्स उन हमलावरों पर भारी पड़ते दिखे। उन्हें जला जला के भून दिया और जब एक हमलावर ने हमला किया तो अपनी टेलीकाइनेसिस से मरोड़ कर रख दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से विद्रोहियों ने पिरामिड पर हमला कर दिया, जिससे पिरामिड ढहने लगा। एरिक को बचाने के लिए उसके चारों बॉडीगार्ड्स ने अपनी पूरी जान लगा दी और मलबे के नीचे दब गए, जिससे एरिक एक गहरी और लंबी नींद में सो गया और उसके बॉडीगार्ड्स भी। समय बीता, राजा महाराजाओं का दौर खत्म हुआ और अब दुनिया बदल चुकी थी। आज म्यूटेंट्स और आम लोग साथ तो रहते हैं, लेकिन म्यूटेंट्स की जिंदगी नर्क बनी हुई है। उन्हें नीची नजर से देखा जाता है और लोग उन्हें अपने फायदे के लिए मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए सारा एक ऐसे अंडरग्राउंड बॉक्सिंग जिम में पहुंचती है जहां म्यूटेंट्स को आपस में लड़ाया जाता था। रिंग के बीचों बीच एलेक्स खड़ा था, जिसके पास विशाल पंख थे। वो लगातार 10 मैच जीत चुका था। उसका अगला मुकाबला मार्क से था, जिसे एक सर्कस के मालिक ने जानवरों की तरह पिंजरे में बंद कर रखा था। बेचारा मार्क डरा हुआ था, जिसे देखकर एलेक्स ने सोचा कि ये तो आसान शिकार है। एलेक्स ने तुरंत हमला बोल दिया ताकि मैच जल्दी खत्म करके आराम कर सके, लेकिन मार्क इतना फुर्तीला था कि वो पलक झपकते ही एलेक्स के वार से बच गया। खेल अब शुरू हुआ था। रिंग के अंदर मार्क घबराया हुआ था। उसने अपनी जादुई शक्ति टेलीपोर्टेशन से गायब होकर भागने की कोशिश की, लेकिन पूरे पिंजरे के ऊपर हाई वोल्टेज बिजली की तारें बिछी थी। एलेक्स बार बार उस पर झपट रहा था, पर मार्क सिर्फ खुद को बचा रहा था, लड़ नहीं रहा था। झुंझलाकर एलेक्स चिल्लाया, देख भाई, अगर तूने पलटवार नहीं किया तो बाहर खड़े गार्ड्स हम दोनों को यही ढेर कर देंगे। उन्हें बस तमाशा चाहिए। तभी सारा एक्शन में आई। उसने चुपके से पावर स्विच के पास खड़े गार्ड को धूल चटाई और वोल्टेज फुल कर दिया। रिंग में अफरा तफरी मच गई। मार्क ने अपनी पूंछ से एलेक्स को घसीटा, जिससे एलेक्स सीधे उन बिजली की तारों से जा टकराया। जोरदार धमाका हुआ और एलेक्स के खूबसूरत पंख जलकर राख हो गए। मार्क ने माफी मांगनी चाहिए, पर एलेक्स गुस्से से पागल हो चुका था। इससे पहले कि वो हमला करता, शॉर्ट सर्किट हुआ और तारें टूट गईं और एलेक्स ऐसे मौके को जाने नहीं दिया और अपने प्यारे पंखों को हिलाते हुए वहां से भाग निकला। इस अफरा तफरी में सारा ने मार्को के पास गई और दोनों टेलीपोर्टेशन से बाहर निकल गए, लेकिन उनके साथ एक गार्ड भी आ गया। सारा ने तुरंत उसे ठिकाने लगाई और मार्क को एक गार्ड की वर्दी पहनाई, खुद का रूप बदला और उसे वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यहाँ एक और कहानी चल रही थी, मैक्स की। सालों तक इंसानों की नफरत और जंग झेलने के बाद मैक्स अब थक चुका था। वो अपनी पहचान छिपाकर पोलैंड के एक छोटे से गांव में मजदूर बन गया था। उसने वहां शादी की। उसकी एक छोटी बेटी भी थी और वो बस शांति से जीना चाहता था। दूसरी तरफ एक स्कूल में स्कॉट नाम का लड़का अपनी क्लास में बैठा था। अचानक उसकी आंखों में अजीब सी जलन होने लगी। वो बार बार पलके झपका रहा था, जिसे देखकर उसके क्लास के लड़कों को लगा कि वो किसी लड़की को छेड़ रहा है। स्कॉट बिना कुछ कहे वॉशरूम भागा। शीशे में देखा तो उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो चुकी थीं। तभी वही गुंडा लड़का उसे पीटने के लिए वॉशरूम में घुसा। अचानक स्कॉट की आंखों से एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी आंखों से बलम फिचकारी जो तूने मुझे मारी की सीधी साधी दीवार के कबाड़ बन गई। स्कॉट का भाई एलेक्स, जो खुद अपनी छाती से विनाशकारी किरणें छोड़ सकता था, समझ गया कि स्कॉट की सोई हुई शक्तियां जाग गई हैं। वो उसे लेकर सीधे प्रोफेसर चार्ल्स के पास पहुंचा। प्रोफेसर चार्ल्स का मानना था कि इंसान और म्यूटेंट दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर रह सकते हैं। उन्होंने एक खास स्कूल बनाया था जहां म्यूटेंट्स को अपनी शक्तियों पर काबू पाना सिखाया जाता था। चार्ल्स ने स्कॉट को एक शांत तालाब के पास ले जाकर समझाया, स्कॉट, डरना छोड़ो। अपनी ताकत को कंट्रोल करने के लिए पहले उसे समझना होगा। चार्ल्स की देखरेख में स्कॉट ने पहली बार अपनी उन विनाशकारी किरणों का प्रदर्शन किया, जिससे तालाब का पानी खौल उठा।
अब वो डरपोक लड़का नहीं बल्कि साइक्लॉप्स बनने की राह पर था। तालाब के किनारे स्कॉट ने डरते डरते अपनी आंखें जरा सी खोली और भाई साहब, सामने खड़ा 100 मीटर ऊंचा पेड़ पल भर में 2 टुकड़ों में चीर गया। ये देखकर प्रोफेसर चार्ल्स भी सन्न रह गए। वहीं पास खड़ी एक लड़की जीन, जो पहले स्कॉट को कमजोर समझ रही थी, उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ मिस्र के काहिरा शहर में CIA एजेंट मोरा एक जासूस की तरह कुछ लोगों का पीछा कर रही थी। वो एक पुराने रेस्तरां के पिछले हिस्से में पहुंची, जहां कालीन के नीचे उसे एक गुप्त दरवाजा मिला। अंदर जाते ही उसने देखा कि कुछ लोग एक छोटे पिरामिड के पास खड़े होकर अजीब से मंत्र पढ़ रहे थे। मोरा अभी अपना कैमरा निकाल ही रही थी कि तभी अनजाने में सूरज की रोशनी पिरामिड के ऊपरी हिस्से पर जा पड़ी। बस फिर क्या था, हजारों साल पुरानी रुकी हुई रस्म फिर से शुरू हो गई। जमीन के हजारों फीट नीचे दबा हुआ एरिक जाग गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए मंत्र पढ़े और एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। मोरा अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन उस विस्फोट की लहर इतनी तेज थी कि पूरी दुनिया हिल गई। इस धमाके की गूंज दुनिया के दूसरे कोने में एक लोहे की फैक्ट्री तक पहुंची। वहां अचानक एक दुर्घटना हुई और उबलता हुआ गर्म लोहा मजदूरों के ऊपर गिरने वाला था। तभी वहां काम कर रहे मैक्स ने खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस भारी लोहे को हवा में ही रोक लिया और अपने साथियों की जान बचा ली। दिखने में तो ये बहादुरी का काम था, लेकिन मैक्स के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो सालों से दुनिया की नजरों से छिपकर एक साधारण इंसान की तरह अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रह रहा था। जैसे ही उसने अपनी शक्ति दिखाई, उसकी असली पहचान सबके सामने आ गई। मैक्स को अंदाजा हो गया कि अब पुलिस और सरकार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। वो पागलों की तरह घर भागा और अपनी पत्नी बेटी से बोला, जल्दी करो, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। किस्मत ने मैक्स का साथ नहीं दिया। जिन मजदूरों की जान उसने बचाई थी, उन्हीं ने चंद पैसों के इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मैक्स को घेर लिया और उसकी मासूम बेटी नीना को ढाल बना लिया। मैक्स ने हाथ जोड़कर पुलिस को समझाने की कोशिश की, मैंने यहाँ कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो बस एक शरीफ मजदूर की तरह जी रहा था। लेकिन पुलिस वालों के दिल में म्यूटेंट्स के वो सिर्फ नफरत थी। मजबूर होकर मैक्स ने सरेंडर कर दिया ताकि उसकी बेटी बच सके। लेकिन जैसे ही पुलिस मैक्स को ले जाने लगी, छोटी नीना डर गई। उसने अनजाने में अपनी म्यूटेंट पावर का इस्तेमाल किया और पक्षियों के एक झुंड को पुलिस पर हमला करने के लिए बुला लिया। पुलिस वाले बुरी तरह घबरा गए और डर के मारे उन्होंने तीर चला दिया। वो तीर सीधे नीना और उसकी मां को जा लगा। पल भर में मैक्स का पूरा परिवार खत्म हो गया। मैक्स अपनी पत्नी और बेटी की लाश को पकड़कर सुन्न रह गया। उसका शांति से जीने का सपना टूट चुका था। उसने गुस्से में नीना का ही एक लॉकेट उठाया और अपनी शक्ति से उसे एक घातक हथियार बनाकर उन सभी पुलिस वालों को खत्म कर दिया। उस दिन मैक्स के मन में ये बात पत्थर की लकीर बन गई, म्यूटेंट्स और इंसान कभी साथ नहीं रह सकते। उधर म्यूटेंट स्कूल में जीन नाम की लड़की को बहुत डरावने सपने आने लगे। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। जैसे ही प्राचीन दुश्मन एरिक जागा, जीन की रातों की नींद उड़ गई। उसे लगा जैसे कोई काली ताकत दुनिया को निगलने आ रही है। प्रोफेसर चार्ल्स ने जब जीन की हालत देखी तो वे समझ गए कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने अपने साथी हैंक के साथ मिलकर सुपर कंप्यूटर से उस ऊर्जा का पता लगाने की कोशिश की। वहां उन्हें कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन चार्ल्स ने अपनी पुरानी प्रेमिका मोरा को देखा, जो उसी जगह से भाग रही थी जहां से वो ऊर्जा निकली थी। सालों पहले चार्ल्स ने अपनी और म्यूटेंट्स की पहचान छिपाने के लिए मोरा की याददाश्त मिटा दी थी। अब सच जानने के लिए उन्हें CIA जाना पड़ा। चार्ल्स ने बाहर से तो यही दिखाया कि वो काम के सिलसिले में आए हैं, लेकिन मोरा को देखते ही उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वे उसे कितना याद करते थे। पर वहां जाकर उन्हें एक कड़वा सच पता चला। मोरा की यादें मिटाने के चक्कर में उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया था, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। चार्ल्स को एहसास हुआ कि दूसरों की भलाई के लिए किया गया उनका फैसला मोरा के लिए कितना भारी पड़ा था। प्रोफेसर चार्ल्स जब मोरा से मिले तो उन्हें अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ। चार्ल्स के पूछने पर मोरा ने बताया कि दुनिया में अब कुछ ऐसे जुनूनी लोगों का ग्रुप बन गया है जो म्यूटेंट्स को भगवान मानते हैं। उनका मानना है कि म्यूटेंट्स का कोई पुरखा या जन्मदाता है जो वापस लौटकर दुनिया को बदल देगा। वे लोग पूरी दुनिया के पुराने खंडहर छान रहे थे और आखिरकार काहिरा में उन्होंने उस शैतान एरिक को जगा ही दिया। मोरा ने चेतावनी दी कि अगर वो सच में लौट आया है तो समझो दुनिया का अंत तय है। उधर हजारों सालों की नींद से जागा एरिक काहिरा की सड़कों पर पागलों की तरह घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गाड़ियां क्या हैं और हॉर्न क्यों बजाती हैं। वो ये भी नहीं जानता था कि अब दुनिया पर किसका राज है। घूमते घूमते उसकी नजर स्टॉर्म नाम की एक लड़की पर पड़ी।
स्टॉर्म अपनी शक्ति से छोटे मोटे तूफान लाती थी और उस अफरा तफरी में बाजार से पैसे और सामान चुरा लेती थी। एक दुकानदार ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने गुंडों के साथ उसे एक गली में घेर कर पीटने ही वाला था। तभी बीच में एरिक आ गया। उसने दुकानदार को पीछे हटने को कहा, लेकिन दुकानदार ने उसे भी मामूली चोर समझकर हमला करना चाहा। फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एरिक ने पलक झपकते ही बिना हाथ लगाए उन सबको ढेर कर दिया। उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। स्टॉर्म उसे अपना मसीहा मानकर अपने घर ले आई। शुरुआत में दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि एरिक पुरानी मिस्री भाषा बोल रहा था और स्टॉर्म आज की अरबी। स्टॉर्म ने उसे अपनी दीवार पर बनी कुछ मूर्तियां दिखाईं, पर एरिक को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर कमरे में रखे टेलीविजन पर पड़ी। उसने टीवी पर हाथ रखा और अपनी जादुई शक्ति से हजारों सालों का इतिहास, जंग, तकनीक और आज की दुनिया की पूरी जानकारी सिर्फ कुछ मिनटों में अपने दिमाग में डाउनलोड कर ली। अब वो समझ चुका था कि ये नई दुनिया कैसी है और उसे इसे कैसे तबाह करना है। टीवी के जरिए दुनिया का हाल जानने के बाद एरिक बहुत गुस्से में था। उसने देखा कि इंसान परमाणु बम बनाकर खुद को ताकतवर समझ रहे हैं। एरिक की नजरों में ये सब कमजोरी की निशानी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो इस पूरी पुरानी दुनिया को मिटा देगा और एक ऐसी नई दुनिया बसाएगा जहां सिर्फ ताकतवर म्यूटेंट्स का राज होगा। लेकिन इस बड़े काम के लिए उसे 4 वफादार गार्डियंस की जरूरत थी। उसने सबसे पहले स्टॉर्म को चुना और उससे वादा किया, मैं तेरी शक्तियों को इतना बढ़ा दूंगा कि तू सिर्फ गली मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मौसम को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। इधर मार्क को सुरक्षित जगह भेजने के लिए सारा एक शातिर म्यूटेंट कैलिबन के पास पहुंची। कैलिबन पैसों के बदले दुनिया भर की खबरें रखता था। काम पूरा करने के बाद कैलिबन ने सारा को एक ऐसी खबर दी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि मैक्स ने पोलैंड में कई पुलिस वालों का कत्लेआम कर दिया है और उसकी बीवी बेटी मारे जा चुके हैं। सारा को यकीन नहीं हुआ कि मैक्स बिना वजह ऐसा करेगा। उसे लगा कि सिर्फ एक ही बंदा मैक्स को बचा सकता है, उसका पुराना दोस्त प्रोफेसर चार्ल्स। सारा तुरंत मार्क को लेकर म्यूटेंट स्कूल की तरफ भागी। जब सारा स्कूल पहुंची तो पता चला कि चार्ल्स बाहर गए हैं और सारा काम हैंक संभाल रहा है। उसी समय हैंक ने स्कॉट की आंखों की समस्या का हल निकाल लिया था। उसने स्कॉट को एक खास लाल क्वार्ट्ज चश्मा दिया, जिसे पहनते ही स्कॉट की आंखों से निकलने वाली तबाही रुक गई। पहली बार स्कॉट ने बिना कुछ जलाए अपने आसपास की दुनिया और जीन को देखा। शुरुआत में स्कॉट और जीन के बीच थोड़ी अनबन और बहस हुई। स्कॉट को लगा कि जीन थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि म्यूटेंट स्कूल के अंदर भी भेदभाव होता है। जिन म्यूटेंट्स की शक्तियां बहुत ज्यादा और बेकाबू होती हैं, जैसे जीन और स्कॉट, स्कूल के बाकी बच्चे उनसे डरते हैं और उन्हें अलग थलग कर देते हैं। एक जैसा दुख होने की वजह से स्कॉट, जीन और नया नया आया मार्क दोस्त बन गए। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए तीनों ने प्लान बनाया कि चलो साथ मिलकर बाहर कोई फिल्म देखने चलते हैं। सारा के जाने के तुरंत बाद कैलिबन के ठिकाने पर एक बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा। वो और कोई नहीं, एरिक था। उसने कड़क आवाज में कहा कि उसे दुनिया के सबसे ताकतवर म्यूटेंट्स की खबर चाहिए। कैलिबन तो ठहरा बिजनेसमैन। उसने टशन में पूछा, भाई जेब में कितने पैसे हैं? यहाँ रोकड़ा चलता है, बिना माल के कोई जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन एरिक खाली हाथ आया था। जब कैलिबन ने उसे भगाने के लिए पिस्तौल निकाली तो एरिक ने बस एक ठंडी नजर डाली और वह पिस्तौल पल भर में मिट्टी की तरह झड़कर धूल बन गई। कैलिबन ने अपनी बॉडीगार्ड साइलॉक को इशारा किया, लेकिन एरिक की बातों में कुछ ऐसा जादू था कि साइलॉक ने हमला करने के बजाय उसका साथ देने का फैसला कर लिया। इस तरह साइलॉक बन गई एरिक की तीसरी रक्षक। अरे दूसरा रक्षक कौन है फिर? साइलॉक एरिक को एलेक्स के पास ले गई। बेचारा एलेक्स उस पिंजरे की लड़ाई में अपने पंख जलवा चुका था और एक कोने में हार मानकर पड़ा था। साइलॉक किसी और को ढूंढना चाहती थी, लेकिन एरिक को एलेक्स पसंद आ गया। एरिक जानता था कि गिरते हुए इंसान को अगर सहारा दे दो तो वह उम्र भर के लिए वफादार बन जाता है। उसने एलेक्स के पास जाकर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते एलेक्स के जले हुए चमड़े के पंख गायब हो गए और उनकी जगह चमकते हुए फौलादी पंख निकल आए, जो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और जानलेवा थे। अब एलेक्स पहले वाला मामूली म्यूटेंट नहीं, बल्कि आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी बन चुका था। एलेक्स के लिए वो पल किसी बुरे सपने जैसा था। उसकी हड्डियों से तेज धार वाले ब्लेड बाहर निकलने लगे और देखते ही देखते उसकी रीढ़ से जुड़े हुए पंख लोहे में बदल गए। दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो उसके पास ऐसे पंख थे जो किसी भी चीज को गाजर मूली की तरह काट सकते थे। इस तरह एरिक को अपना मौत का फरिश्ता मिल गया। अब बारी थी चौथे और सबसे खतरनाक साथी की। साइलॉक ने एरिक को मैक्स के बारे में बताया।
जब वे सब पोलैंड की उस फैक्ट्री में पहुंचे तो मैक्स उन मजदूरों को खत्म करने ही वाला था जिन्होंने उसकी रिपोर्ट की थी। एरिक ने बीच में आकर मैक्स की मदद की और उसे अपने साथ जुड़ने का ऑफर दिया। मैक्स, जो अपनी बीवी बेटी को खोकर पहले ही दुनिया से नफरत कर रहा था, बिना सोचे समझे एरिक की टीम में शामिल हो गया। एरिक जानता था कि मैक्स के अंदर अभी भी थोड़ा शक है, इसलिए वो उसे उस जेल में ले गया जहां बचपन में मैक्स पर जुल्म हुए थे और उसके माँ बाप को मार दिया गया था। एरिक ने मैक्स के उसी पुराने जख्म को कुरेदा और उसके गुस्से को आग दी। उसने मैक्स की शक्तियों को इतना बढ़ा दिया कि मैक्स ने चुटकी बजाते ही उस पूरी जेल को मलबे के ढेर में बदल दिया। उसने इतने मजबूत बिल्डिंग को हवा में उड़ाकर बिखेर दिया जैसे आटा को फूंक मार के उड़ा दिया हो। लेकिन मैक्स एक सच से अनजान था। उसका एक बेटा भी है, पीटर। पीटर टीवी पर अपने बाप की खबरें देखता रहता था। उसकी माँ ने उसे छूट दे दी थी कि वो जो चाहे करे, बस बाद में उसे पछतावा नहीं होना चाहिए। इधर स्कूल में सारा ने प्रोफेसर चार्ल्स को मैग्नेटो के बारे में सब बताया। चार्ल्स अपने उस दोस्त को इस अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वे तुरंत अपनी लैब में गए और उस सुपर कंप्यूटर के जरिए मैक्स को ढूंढने लगे। लेकिन जैसे ही चार्ल्स ने मैक्स से संपर्क किया, एरिक को उनकी मौजूदगी का पता चल गया। एरिक हैरान था कि दुनिया में इतनी तगड़ी दिमागी शक्ति वाला कोई और भी है। उसने पलक झपकते ही चार्ल्स के दिमाग पर हमला कर दिया और उस सुपर कंप्यूटर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब एरिक के पास चार्ल्स की वो शक्ति आ गई थी जिससे वो दुनिया के किसी भी इंसान के दिमाग तक पहुंच सकता था। जैसे ही एरिक ने प्रोफेसर चार्ल्स के दिमाग पर कब्जा किया, उसे एक ऐसी शक्ति मिल गई जिसका उसने सपना भी नहीं देखा था। उसने तुरंत पूरी दुनिया को घुटनों पर लाने का फैसला किया। दुनिया भर के मिसाइल अड्डों के कमांडरों ने पागलों की तरह लॉन्च बटन दबा दिए और हजारों परमाणु मिसाइलें आसमान की ओर निकल पड़ी। सभी लोग आसमान में दिवाली के रॉकेट्स के नजारे को साफ देख सकते थे। कमेंट मैं बताओ ये आदमी कौन है? जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। लैब में हैंक चिल्लाया, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? उसने तारे तक काट दी, पर एरिक का जादू मशीन से बड़ा था। तभी बेहोशी की हालत में चार्ल्स ने एलेक्स को चिल्लाकर कहा, एलेक्स, इस मशीन को अभी उड़ा दो। एलेक्स ने अपनी छाती से लाल किरणों का जोरदार धमाका किया और पूरी लैब आग की लपटों में घिर गई। लेकिन जैसे ही वे चार्ल्स को बाहर निकालने वाले थे, अचानक वहां एरिक अपने चारों रक्षकों के साथ प्रकट हुआ और बेहोश चार्ल्स को किडनैप करके गायब हो गया। एलेक्स ने उन्हें रोकने के लिए हमला किया, पर निशाना चूक गया और धमाका सीधे लड़ाकू विमान के इंजन में जा लगा। पूरा म्यूटेंट स्कूल कुछ ही सेकंड में उड़ने वाला था। तभी एंट्री हुई पीटर की। पीटर की रफ्तार इतनी तेज है कि उसके लिए समय जैसे रुक जाता है। जब आग की लपटें सबको निगलने वाली थीं, पीटर ने बड़े आराम से इधर उधर भागते हुए, कभी जूस पीते हुए तो कभी मजाक करते हुए स्कूल के एक एक छात्र और टीचर को बाहर सुरक्षित फेंक दिया। लेकिन जब धमाका थमा तो एक बुरी खबर सामने आई। स्कॉट का भाई एलेक्स उस धमाके के सबसे करीब था और पीटर की रफ्तार भी उसे नहीं बचा सकी। स्कॉट अपने भाई को खोने के गम में डूबा ही था कि तभी आसमान से कुछ मिलिट्री के जहाज उतरे। उन्हें देखते ही सारा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कर्नल स्ट्राइकर था, वो आदमी जो म्यूटेंट से नफरत करता है। स्ट्राइकर ने एक जोरदार शॉकवेव हमला किया जिससे सारा, हैंक और बाकी सब बेहोश होकर गिर पड़े। वो उन्हें किडनैप करके मैक्स का पता उगलवाना चाहता था, लेकिन स्ट्राइकर को पता नहीं था कि मलबे में छिपे स्कॉट, जीन और मार्क अभी भी बचे हुए हैं। जैसे ही स्ट्राइकर का विमान उड़ने लगा, ये तीनों चुपके से टेलीपोर्ट होकर उस विमान के अंदर घुस गए ताकि अपने दोस्तों को बचा सकें। स्कॉट, जीन और मार्क चुपके से स्ट्राइकर के बेस तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए। स्ट्राइकर बहुत शातिर था। उसने जेल के पिंजरों में ऐसी बिजली छोड़ रखी थी जिससे म्यूटेंट्स की शक्तियां जाम हो जाती थीं। मार्क अब टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तीनों ने तय किया कि अभी चुपचाप इंतजार करना ही बेहतर है। दूसरी तरफ एरिक को प्रोफेसर चार्ल्स की दिमागी शक्ति का चस्का लग गया था। उसे लगा कि अगर ये पावर उसे मिल जाए तो वो चुटकी बजाते ही दुनिया साफ कर देगा। उसने एक बार फिर अपना शरीर बदलने की रस्म की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले वो चाहता था कि चार्ल्स पूरी दुनिया को मौत का पैगाम सुनाए। चार्ल्स ने अपने पुराने यार मैक्स की आंखों में देखा और उसे समझाने की आखिरी कोशिश की। मैक्स, तेरे अंदर अब भी अच्छाई बाकी है, इस तबाही को रोक दे। लेकिन मैक्स के दिल में अपनी बीवी बेटी को खोने का दर्द इतना गहरा था कि उसने साफ कह दिया कि अब सिर्फ बदला लिया जाएगा। जब एरिक ने चार्ल्स को जबरदस्ती दुनिया के नाम संदेश पढ़वाया तो चार्ल्स ने चालाकी दिखाई। उन्होंने संदेश पढ़ते पढ़ते चुपके से जीन के दिमाग में अपनी लोकेशन का सिग्नल भेज दिया। जीन ने उनकी आवाज सुन ली, लेकिन इसी चक्कर में गश्त लगा रहे सैनिकों ने उसे देख लिया। स्कॉट और उसके साथियों ने प्लान बनाया कि पहले पावर सप्लाई काटेंगे और फिर सबको आजाद कराएंगे। इसी बीच उन्हें लैब के एक अंधेरे कमरे में लोगन कैद मिला। वो किसी जंगली जानवर की तरह पिंजरे में बंद था और उसकी याददाश्त जा चुकी थी। स्कॉट को लगा कि लोगन ही उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है, इसलिए उसने बिना डरे उसे आजाद कर दिया।
आजाद होते ही लोगन ने अपनी उंगलियों से वो घातक फौलादी पंजे निकाले और बेस में कोहराम मचा दिया। वो गोलियों की बौछार के बीच भी नहीं रुक रहा था, क्योंकि उसके जख्म तुरंत भर जाते थे। स्ट्राइकर ने जब देखा कि लोगन सबको गाजर मूली की तरह काट रहा है, तो वो अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भाग निकला। जब लोगन बेस में तबाही मचा रहा था, तब जीन और बाकी लोग उसके पीछे गए। उनका मकसद उसे रोकना नहीं, बल्कि उसकी मदद करना था। जीन ने अपनी शक्तियों से लोगन के दिमाग की उलझन कम की, जिससे उसे अपना असली नाम लोगन याद आ गया। बिना कुछ कहे वो बर्फीले पहाड़ों में कहीं गायब हो गया। अब बिना समय गवाए सारा और पूरी टीम प्रोफेसर चार्ल्स को बचाने के लिए काहिरा की ओर निकल पड़ी। उधर काहिरा पहुंचकर एरिक ने देखा कि उसकी पुरानी नगरी अब मामूली घरों और गलियों में बदल चुकी है। उसे ये पसंद नहीं आया। उसने बस एक हाथ उठाया और पूरा शहर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। धूल और मिट्टी हवा में उड़ी और देखते ही देखते वहां एक विशाल सोने जैसा पिरामिड खड़ा हो गया। एरिक ने मैक्स को हुक्म दिया, जाओ मैक्स, इस दुनिया की ईंट से ईंट बजा दो। मैक्स की शक्तियां अब 7वें आसमान पर थीं। उसने जमीन के अंदर से धातुओं को खींचना शुरू किया, जिससे पूरी पृथ्वी पर तबाही मच गई। पुल गिर रहे थे, शहर तबाह हो रहे थे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उनके परमाणु हथियार पहले ही अंतरिक्ष में बेकार हो चुके थे। वे बस हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। एरिक चार्ल्स को पिरामिड के अंदर ले गया। वो उनकी दिमागी शक्ति चुराकर पूरी दुनिया का अकेला मालिक बनना चाहता था। इसी बीच सारा की टीम वहां पहुंच गई। टीम 2 हिस्सों में बट गई। जीन, स्कॉट, हैंक और मार्क सीधे पिरामिड में घुसे ताकि चार्ल्स को बचा सकें। सारा और पीटर निकल पड़े मैक्स को समझाने। सारा ने मैक्स के पास पहुंचकर उसे पुरानी यादें दिलाईं। उसने कहा, मैक्स, तू अकेला नहीं है, तेरे पास अभी भी हम जैसे दोस्त हैं। सारा ने पीटर को इशारा किया कि वो बता दे कि वो मैक्स का बेटा है, लेकिन पीटर ने चुप्पी साधे रखी। उसे लगा कि तबाही के इस माहौल में बाप बेटे का मिलन सही नहीं होगा। जैसे ही स्कॉट और उसकी टीम पिरामिड के करीब पहुंची, आसमान से फौलादी पंखों वाला एलेक्स उन पर टूट पड़ा। वो उस पुरानी हार का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। मार्क ने फुर्ती दिखाई और पिरामिड के अंदर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन एलेक्स भी साए की तरह उसके पीछे हो लिया। बाहर स्टॉर्म और साइलॉक ने रास्ता रोक रखा था। स्टॉर्म ने अपनी शक्ति से एक कार उछाली, पर हैंक और स्कॉट बाल बाल बचे। साइलॉक बहुत शातिर थी। उसने अपनी टीम को अलग अलग लड़ने का इशारा किया। स्कॉट नया खिलाड़ी था, तो वो बिजली गिरते देख घबरा गया और जवाबी हमला करने के बजाय छिपने लगा। वहीं हैंक और साइलॉक के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। पिरामिड के अंदर जीन थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी बड़ी जंग नहीं लड़ी थी। लेकिन तभी पासा पलटा। हैंक ने एक जोरदार बैकफ्लिप मारी और साइलॉक को दूर पटक दिया। उधर मार्क ने दिमाग चलाया और हवा में टेलीपोर्ट होते होते एलेक्स को लोहे के मलबे के बीच ऐसे फंसाया कि वो हिल भी न सके। एरिक अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि अचानक आसमान से लोहे के 2 भारी बीम गिरे और उसका रास्ता रोक दिया। एरिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे उसने अपना सबसे वफादार सिपाही बनाया था, उसी मैक्स ने उसे धोखा दे दिया था। मैक्स ने हवा में हाथ लहराया और लोहे के हजारों टुकड़ों की बारिश एरिक पर कर दी। असल में एरिक ने खुद ही मैक्स की शक्तियों को इतना बढ़ा दिया था कि वो अब किसी के काबू में नहीं था। एरिक ने मैक्स को अपना बॉडीगार्ड बनाया था ताकि कोई चार्ल्स तक न पहुंच सके। लेकिन जब अनुष्ठान अपने आखिरी दौर में था, मैक्स चुपचाप वहां से हट गया और मार्क को मौका मिल गया। जब एरिक की आंख खुली, उसने अपने खाली हाथ देखे। वशीकरण फेल हो चुका था और चार्ल्स गायब थे। एरिक गुस्से से पागल हो उठा और चिल्लाया, चार्ल्स, तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। जैसे ही प्रोफेसर चार्ल्स सुरक्षित हुए, मार्क ने फुर्ती दिखाई और जीन व बाकी साथियों को एक एक करके विमान में पहुंचा दिया। मोरा ने जैसे ही इंजन चालू किया, एलेक्स और साइलॉक ने हार नहीं मानी। वे जख्मी होने के बावजूद विमान के पीछे लटक गए और उसे गिराने की कोशिश करने लगे। विमान डगमगाने लगा। जीन ने चिल्लाकर कहा, मार्क, क्या तुम हम सबको यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? मार्क ने सबको कस कर पकड़ने को कहा और अपनी जान लगा दी। विमान का संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर जा गिरा। इस भयानक एक्सीडेंट में एलेक्स और साइलॉक बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। दूसरी तरफ स्टॉर्म ने समझदारी दिखाई और इस लड़ाई से पीछे हटकर दूर से नजारा देखने लगी। जब पीटर और सारा वापस लड़ने के लिए जा रहे थे, तब मैक्स उन्हें देखता रह गया। उसके दिमाग में पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं, जब वो और चार्ल्स जवान थे। भले ही उनके रास्ते अलग थे, पर चार्ल्स ने हमेशा उसे अपना माना था। मैक्स को चार्ल्स के वो शब्द याद आए, दोस्त, हमें तुम्हारी जरूरत है। इन 5 शब्दों ने मैक्स के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने फैसला किया कि वो अब विनाश नहीं, बल्कि अपने दोस्त का साथ देगा। उधर एरिक जब उठा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके रक्षक या तो हार चुके थे या पाला बदल चुके थे।
वो पागलों की तरह चार्ल्स को ढूंढने लगा। तभी अचानक पीटर बिजली की रफ्तार से वहां आया और एरिक पर मुक्कों की बारिश कर दी। ढिशुम ढिशुम। पीटर को लगा कि वो अपनी रफ्तार से बच निकलेगा, लेकिन एरिक बहुत शातिर था। उसने अपनी जादुई शक्ति से जमीन को ही फंसा लिया और पीटर का पैर जकड़ दिया। एरिक ने एक बेरहम हमला किया और बेचारे पीटर को बुरी तरह जख्मी कर दिया। अब पीटर हिल भी नहीं पा रहा था। एरिक ने गुस्से में आकर अपनी रक्षक साइलॉक को हुक्म दिया कि वो पीटर को खत्म कर दे। साइलॉक ने तलवार चलाई, पर पासा पलट गया। उसने पीटर के बजाय सीधे एरिक की गर्दन पर वार किया। असल में वो साइलॉक नहीं, बल्कि रूप बदलकर आई सारा थी। लेकिन अफसोस, एरिक को खरोंच तक नहीं आई। उसने पुनर्जन्म की रस्म से लोगन जैसी हीलिंग पावर हासिल कर ली थी, जिससे उसके घाव तुरंत भर गए। उसने सारा की गर्दन दबोच ली और प्रोफेसर चार्ल्स को बाहर आने के लिए ललकारा। चार्ल्स हार मानने ही वाले थे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एरिक के दिमाग के अंदर घुसकर उसे वहीं खत्म किया जाए। चार्ल्स ने एरिक की चेतना में एंट्री की, जिससे सारा और पीटर की जान तो बच गई, लेकिन एरिक का दिमाग किसी भूल भुलैया जैसा था। चार्ल्स वहां फंस गए और एरिक उन पर भारी पड़ने लगा। एरिक अब असली दुनिया में चार्ल्स के ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था। तभी आसमान से लोहे के 2 विशाल खंभे गिरे और उसका रास्ता रोक लिया। मैक्स वापस आ चुका था। उसने आसपास की पूरी धातु को एरिक की तरफ मोड़ दिया। हैंक और स्कॉट भी अपनी पूरी जान लगाकर एरिक पर टूट पड़े। एक तरफ से मैग्नेटो का लोहा, दूसरी तरफ से स्कॉट की विनाशकारी लेजर किरणें और तीसरी तरफ से हैंक का वार। लेकिन एरिक इतना ताकतवर था कि वो इन सब को अकेले ही धूल चटा रहा था। दिमागी दुनिया में चार्ल्स लहूलुहान हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि एरिक को हराना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद जीन पर टिका दी। चार्ल्स ने जीन को पुकारा, जीन, अपनी शक्ति को मत रोको, उसे आजाद करो। लेकिन जीन डरी हुई थी। उसके अंदर फीनिक्स फोर्स नाम की एक ऐसी रूहानी ताकत थी जो ब्रह्मांड को बना भी सकती थी और मिटा भी। जीन हमेशा से अपनी इस भयानक पावर से डरती रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे कंट्रोल करे। अपने दोस्तों को लहूलुहान और हारता देख जीन का सब्र टूट गया। प्रोफेसर चार्ल्स ने उसे दिमागी तौर पर हिम्मत दी और कहा, जीन, अब खुद को मत रोको। तभी जीन के अंदर से एक ऐसी रूहानी ताकत निकली जिसे देखकर एरिक के भी पसीने छूट गए। ये फीनिक्स फोर्स थी। जीन के पीछे आग के विशाल पंख बन गए और उसकी शक्ति के सामने एरिक की सारी जादूगरी फेल हो गई। जीन ने अपनी आंखों से ऐसी विनाशकारी ऊर्जा छोड़ी कि एरिक का शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। स्टॉर्म ने मौके की नजाकत को समझा और पीछे हटकर अपनी जान बचाई, जबकि साइलॉग घबराकर वहां से भाग निकली। आखिरकार दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट एरिक मिट्टी में मिल गया। जंग खत्म होने के बाद जब चार्ल्स की आंखें खुली तो उन्होंने अपने पास मोरा को देखा। चार्ल्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मोरा की सारी यादें वापस लौटा दी। 20 साल पुराना प्यार एक पल में मोरा की आंखों के सामने आ गया। अपने बिछड़े हुए प्रेमी को पहचानते ही मोरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे वो मिल गया था जिसकी कमी उसे बरसों से खल रही थी। सब कुछ शांत होने के बाद मैक्स और जीन ने मिलकर म्यूटेंट स्कूल को फिर से बनाया। इस जंग ने प्रोफेसर चार्ल्स को बदल दिया था। अब वे सिर्फ एक मासूम सपने देखने वाले इंसान नहीं, बल्कि एक मंझे हुए लीडर बन चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि शांति के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक्समेन टीम तैयार की। मैक्स वहां रुकना तो चाहता था, लेकिन वो अपनी आजादी और अपनी राह की तलाश में फिर से निकल पड़ा। जाते समय उसकी आंखों में उदासी थी, पर अपने दोस्त के लिए एक भरोसा भी था। पूरी दुनिया को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन अंधेरे में एक नया खेल शुरू हो चुका था। एथिस नाम के एक गुप्त ग्रुप ने स्ट्राइकर के उसी बेस में घुसपैठ की और वहां से लोगन के खून का एक सैंपल चुरा लिया। इंसानों और म्यूटेंट्स की ये जंग शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन जब तक चार्ल्स और उनके एक्समेन जैसे लोग एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हैं, तब तक उम्मीद की किरण हमेशा बनी रहेगी।